गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। ये यूनिट 3 का है जिसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक होगा परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आज का जो टॉपिक होगा आपका परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक से, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 9 हो जाएगा B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कि परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 10 कारक होते हैं। तो 10 कारक कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला आ जाता है परीक्षण के मापन का उद्देश्य। सेकंड में आता है परीक्षण में विषय वस्तु को दिया गया महत्व। थर्ड पॉइंट होता है आपका प्रश्नों के प्रकार। चौथा देता है प्रश्नों पर कठिनाई स्तर। नेक्स्ट आपका आता है परीक्षा की लंबाई, यानी परीक्षण की क्या लंबाई होनी चाहिए। देन आफ्टर 6 में आपका आता है परीक्षण के प्रश्नों की भाषा। उसके बाद आपका आता है परीक्षण के निर्देश। नेक्स्ट आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। उसके बाद आता है व्यक्ति या समूह की प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। नेक्स्ट आता है वैधता गुणांक की विधि का प्रभाव, यानी कि ये 10 जो प्रभाव है ये परीक्षण की वैधता को क्या करते हैं, प्रभावित करती है। 10 गो जो कारक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं परीक्षण के मापन की उद्देश्य क्या कहलाता है। तो देखते हैं सबसे पहला आपका परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हमने आपको बताया परीक्षण के मापन का उद्देश्य। तो देखिए परीक्षण के मापन का उद्देश्य, जैसे कि हम बता रहे हैं किसी भी कार्य को जब हम लोग करते हैं तो क्या करता है, उस कार्य के प्रति पहले हम लोग उस कार्य का एक उद्देश्य तैयार करते हैं, यानी कि बिना उद्देश्य के पूर्ति का हमारा कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर परीक्षण की बात करता है तो देखिए परीक्षण मतलब क्या हो गया, परीक्षा। अगर विद्यालय में परीक्षा होती है तो उसका भी कोई उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, शिक्षक यह जानने का प्रयत्न करता है कि छात्र कितना कुछ जाने। छात्र जानने का यह प्रयत्न करता है कि वे स्वयं कितना कुछ जाने। अभिभावक ये जानने का कोशिश करते हैं कि विद्यालय में छात्र क्यों क्या सीखें। तो यानी कि इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाता है, परीक्षा को लिया जाता है। तो पहला उद्देश्य कहता है परीक्षण के मापन का उद्देश्य के अंतर्गत कहता है कि प्रत्येक परीक्षण का निर्माण, यानी कि कोई भी परीक्षा का निर्माण कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया जाता है। यानी कि कुछ उद्देश्य क्या हो सकता है, शिक्षा को जैसे मैंने बताया, शिक्षक देखेंगे कि छात्र कितना कुछ जाने। अब विद्यालय जो मैनेजमेंट हो जाते हैं, जो प्रिंसिपल हो जाते हैं, वो जानने का कोशिश करते हैं कि शिक्षक ने छात्रों को कितना कुछ सिखाया, कितना कुछ पढ़ाया, वगैरह वगैरह। तो वही कहता है कि यहाँ पर कुछ उद्देश्यों का निर्माण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि परीक्षण का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तो उसकी वैधता प्रभावित होगी। यानी कि बिना उद्देश्य की पूर्ति का अगर परीक्षण लिया जाता है तो उसकी वैधता क्या होगी, प्रभावित होगी। अतः परीक्षण की वैधता को उच्च बनाए रखने के लिए परीक्षण का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि परीक्षण की अगर वैधता को अगर हमें बनाना है, उच्च स्तर पर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि पूर्ण रूप से पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि क्या इसका लेने का क्या रीजन है, क्या कारण है। क्योंकि बिना उद्देश्य आपका स्पष्ट नहीं होगा तो आपका परीक्षण क्या होगा, बाधित हो सकती है। दूसरा पॉइंट कहता है परीक्षण में विषय वस्तु को दिया गया महत्व। देखिए अगर परीक्षण में विषय वस्तु को दिया गया महत्व के अंतर्गत यहाँ क्या कहता है, देखिए कहता है कि परीक्षण के विषय वस्तु से संबंधित सभी पक्ष सम्मिलित होना चाहिए। यानी कि देखिए अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें विषय वस्तु का सभी पक्ष, यानी कि जो भी चीज़ हो वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से सम्मिलित होना चाहिए। वो थोड़ा मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन उसको होना चाहिए। और आयामों का महत्व दिया गया है। देखिए यहाँ पर सम्मिलित होना चाहिए और आयामों का महत्व दिया गया। महत्व यथोचित होना चाहिए और जो आयाम जो महत्व है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, अपूर्णता से नहीं होना चाहिए। यानी कि पूर्ण रूप से अगर उसका महत्व होता है तो वो आपका अच्छा होता है। आगे क्या कहता है, यदि परीक्षण में इसका अभाव है, किसका, विषय वस्तु, यानी कि परीक्षण के विषय वस्तु का यहाँ पर अभाव है, तो उस परीक्षण का वैधता प्रभावित होना संभाविक है। यानी कि कह रहा है यहाँ पर आपका जो आपका पॉइंट में बता रहा है कि अगर विषय वस्तु अगर उसमें सम्मिलित नहीं होती है, चाहे विषय वस्तु को मुख्य रूप उसका महत्व नहीं दिया जा सकता है, नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है, परीक्षण की वैधता प्रभावित होने की संभावना हो सकती है।
नेक्स्ट कहता है प्रश्नों का प्रकार। अब जैसे देखिए प्रश्नों के प्रकार से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए परीक्षण जो होना चाहिए, जब परीक्षा होती है तो उसमें क्या होता है, अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे लघु उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब प्रश्न के प्रकार हैं। तो अब देखिए अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न का प्रकार, अब हमें प्रश्न के प्रकार के अंतर्गत ये देखना चाहिए कि किस स्तर के बच्चे को किस प्रकार की प्रश्न दिया जाए ताकि वो आसानी से बना ले। अगर हायर एजुकेशन के बच्चे को अगर लो क्लास का देते हैं तो वो जल्दी बना लेंगे। अगर लो क्लास के अगर बच्चे को हायर क्लास के अगर क्वेश्चन हायर लेवल के क्वेश्चन देते तो उनको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार से हमारा होता है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इस प्रकार के प्रश्न के प्रकार से हमारा तात्पर्य रखता है। तो यहाँ कहता है प्रश्नों के प्रकार से परीक्षा में सामूहिक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी कि लगभग प्रश्न क्या होना चाहिए, परीक्षा में जो भी आपका प्रश्न पेपर होना चाहिए उसमें पहले वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। यदि परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों का सम्मिलित करना आवश्यक हो तो उनके मापन एवं आंकलन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि अगर प्रश्न अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसमें अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, या फिर वेरी शॉर्ट टाइप अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके मापन एवं अंकन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। क्योंकि मापन और अंकन अगर वस्तुनिष्ठ होती है तो आपका परीक्षा सफल होती है। अगर नहीं होता है तो क्या देखता है, अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो परीक्षा की वैधता में कमी आती है। यानी कि देखिए परीक्षण यानी कहता है कि प्रश्नों के प्रकार में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, और यदि अगर नहीं होती है, चाहे अगर होती भी है तो उसमें दीर्घ अगर होती है या लघु उत्तरीय होती है, अगर होती है तो उनका जो मापन होना चाहिए, मापन या अंकन वस्तुनिष्ठता में होनी चाहिए। तो ये हो जाता है प्रश्नों के प्रकार। नेक्स्ट आपका कहता है प्रश्नों का कठिनाई स्तर। अब देखिए प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर दोनों इसमें थोड़ा सा मतभेद होती है। क्या मतभेद है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर प्रश्नों की कठिनाई स्तर की बात करते हैं तो देखिए शिक्षक को, ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। शिक्षक को यह देखना होता है कि वे किस प्रकार के प्रश्न छात्रों को सामने पेश करें। अगर शिक्षक छात्रों के अकॉर्डिंग यानी कि मानसिक स्तर के अंतर्गत अगर प्रश्न नहीं प्रस्तुत करते हैं, उसे हाई लेवल को कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसी स्थिति में छात्र चाहकर भी नहीं बना सकते, उनका समय क्या होता है, व्यर्थ होता है। यानी कि उसमें क्या हो जाता है, जो प्रश्न का जो स्तर होता है वो कठिन स्तर पर हो जाता है। तो शिक्षक को जो भी प्रश्न का निर्माण करना चाहिए, जितना पढ़ाएं, देख रहे हैं अपने छात्रों के मानसिक स्तर को देखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या कहता है देखते हैं। कहता है यदि परीक्षा में अधिक सरल या अधिक कठिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है, यानी कि अगर किसी प्रकार की परीक्षा में अगर बहुत आसान प्रश्न या बहुत अधिक प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न का निर्माण किया जाता है तो परीक्षण की वैधता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए कम कैसे हो जाती है, अगर ज़्यादा आसान कर देंगे तो बच्चे तुरंत बना लेंगे, आसानी से उसको बना लेंगे बिना किसी कठिनाई के। अगर ज़्यादा हाई कर देते हैं तो छात्र क्या करते हैं, उसको नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास समय का अभाव हो जाएगा, वे सोचने विचारने लगेंगे। तो उस समय क्या हो सकती है, उसमें यह भी हो सकता है कि छात्र वहाँ पर कुछ समय के लिए क्या करते हैं, परीक्षा को भंग भी कर सकते हैं। तो वही कहता है कि यदि अधिक सरल या अधिक कठिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है तो परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर समय का अभाव हो जाएगा, या तो हो सकता है कि समय जल्दी लग जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नों का क्रम भी सरल से कठिन होना चाहिए, अन्यथा परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। अब अगर मान लीजिए कि अगर शिक्षक प्रश्न देते तो अचानक से उन्हें कठिन प्रश्न नहीं देना चाहिए, अकॉर्डिंग बाई सीक्वेंस देना चाहिए। यानी कि थोड़ा सरल दिए, थोड़ा उससे टफ किए, थोड़ा टफ किए, थोड़ा, यानी कि एक क्रम से लेते हुए चल जाना चाहिए, मतलब कि हल्के से कठिन की ओर लेकर जाना चाहिए। अचानक से अगर कठिन प्रश्न दे देते हैं तो क्या होगा, छात्र को बनाने में दिक्कत होगी। या फिर अचानक सरल प्रश्न पूरे दे देते हैं तो भी छात्र उसको क्या करते हैं, बना लेंगे, लेकिन बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है परीक्षण की लंबाई। देखिए परीक्षण की लंबाई से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर कहता है यानी कि परीक्षण वैधता को प्रभावित करने वाले कारक में कहा, फिर आपका आ जाता है परीक्षण की लंबाई। तो परीक्षण की लंबाई परीक्षण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किस प्रकार का कारक है, यहाँ परीक्षण की लंबाई का अर्थ परीक्षा में पदों की संख्या में वृद्धि से है। यानी कि देखिए पद, यानी कि परीक्षण कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या होता है, समय कम रहता है और प्रश्न संख्या ज़्यादा रहता है। तो
प्रश्न संख्या जब ज़्यादा रहता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर परीक्षा के समय कम पड़ जाती है, और सब प्रश्न ज़्यादा रहता है तो क्या हो जाता है, छात्र वहाँ पर व्याकुल हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि प्रश्नों की संख्या कम होती है और समय ज़्यादा होता है, तो छात्र पहले बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें नीरस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वही कहता है कि परीक्षण की लंबाई परीक्षण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। यहाँ परीक्षण की लंबाई का और परीक्षण में पदों की संख्या में वृद्धि है, यानी कि जितने पदों की संख्या में वृद्धि होगी उतना क्या होगा, आपका परीक्षण की पदों की संख्या में वृद्धि होने से परीक्षण की क्या होता है, विश्वसनीयता और वैधता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यानी कि परीक्षण में अगर संख्या की परीक्षण में अगर परीक्षण की वृद्धि में अगर क्या हो जाता है, अगर वृद्धि होती है, परीक्षण की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, वहाँ पर होने से क्या होगा, विश्वसनीयता और वैधता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है परीक्षण प्रश्नों की भाषा। देखिए परीक्षण प्रश्नों की भाषा से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है, परीक्षण प्रश्नों की भाषा से तात्पर्य ऐसा होता है कि हमें ऐसे शब्द का प्रयोग प्रश्न में नहीं करना चाहिए जो क्या हो, एकदम हाई लेवल का हो, यानी कि छात्र उसको समझ ना सके कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर परीक्षण की प्रश्नों की भाषा के अंतर्गत हमें ज़्यादा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंपल वे में अगर कहते हैं साधारण भाषा में, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि छात्र क्या करे, आसानी से समझ सके कि आखिर प्रश्न में कहना क्या चाहता है। और जब वो आसानी से समझ लेंगे तो क्या होगा, उस प्रश्न का निर्माण, यानी कि प्रश्न को आसानी से वो बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, परीक्षण की प्रश्नों की भाषा, यानी कि उसके अंतर्गत कहता है कि परीक्षण की प्रश्नों का भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। देखिए सरल यानी आसान भाषा में होना चाहिए, स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। अत्यधिक कठिन शब्दों तथा साहित्यिक भाषा का प्रयोग से परीक्षण की वैधता प्रभावित होती है। अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा हम कठिन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है या ज़्यादा साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका परीक्षण की वैधता क्या हो सकती है, प्रभावित पड़ती है। परीक्षण की वैधता पर इसकी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है परीक्षण की प्रश्नों की भाषा, यानी कि भाषा सरल और ज़्यादा कठिन, सरल स्पष्ट अब कठिन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है परीक्षण निर्देश। देखिए परीक्षण निर्देश का अर्थ क्या गया, यहाँ पर परीक्षण निर्देश यानी कि अगर हमारा आपका निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा तो आपका परीक्षण क्या होगा, पूर्ण रूप से सफल होगा। लेकिन अगर आपका निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है तो उसमें क्या होता है, परीक्षण की वैधता में कमी आ जाती है। तो निर्देश जी होता है ना, निर्देश ही वो होता है जो परीक्षण को क्या करता है, सफल बनाता है या उसको उसमें कमी उत्पन्न करता है। तो परीक्षण निर्देश में क्या करता है, परीक्षण निर्देश में प्रश्नों के उत्तर एवं समय सीमा आदि के बारे में परीक्षण स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। यानी कि देखिए जो समय होना चाहिए वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। जो निर्देश हम लोग दे रहे हैं, निर्देश के अंतर्गत जो आदेश दिया जा रहा है कि हाँ इतने घंटे का परीक्षा है, तो उसको स्पष्ट भाषा में बता देना चाहिए कि आपको 5 घंटे का या 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन को बनाना है। अब ये नहीं कहना है कि 2 घंटा कभी कर दिए, कभी 2.5 घंटा कर दिए, कभी 10 मिनट बता दिए। चाहे होता है क्या कि अगर परीक्षा का समय अगर 9 बजे है और 9:15 बजे तक बच्चों को पेपर नहीं मिला तो क्या हो सकता है, उसमें आपका स्पष्ट जो निर्देशन आपका स्पष्ट नहीं रहा। अगर 9:15 बजे मिलता है तो क्या हो सकता है, वो आदेश का उल्लंघन हो गया, तो उसमें आपकी परीक्षा वैध हो जाती है। अगर पहले भी देते हैं तो भी वैध होती है। तो वही कहता है कि परीक्षा निर्देश में प्रश्नों के उत्तर एवं समय सीमा आदि के बारे में परीक्षा निर्देश स्पष्ट होना चाहिए, तथा अन्यथा स्पष्ट निर्देश के अभाव में परीक्षण की वैधता कम हो सकती है। अगर आपको निर्देश पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होती है तो आपकी क्या होती है, परीक्षण की वैधता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका कहता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता क्या है, देखिए कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता भी परीक्षण वैधता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। भिन्न भिन्न समाज एवं संस्कृतियों के मानक और जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ना अलग अलग समाज से जुड़ता है, तो उनकी सोच विचार भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि परीक्षण की वैधता उसी समाज या संस्कृति तक सीमित हो जाती है। यानी कि देखिए अब हम ले रहे हैं परीक्षण, अगर परीक्षा हो रही है तो उसमें अपने समाज या संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से उसी को नहीं बताते रहना चाहिए। सारी चीज़ को हमें लेकर, यानी कि सारे
समाज या संस्कृति का समावेश कर परीक्षण का निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, छात्र सारे चीज़ों को आसानी से समझ सके, जान सके, पहचान सके और अपने जीवन में उतार सके। ये हो जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता। अगर ऐसा नहीं होती है तो वो क्या होता है, अगर इस प्रकार से नहीं होती है तो आपका परीक्षण की वैधता क्या हो जाती है, उस पर प्रभाव पड़ेगा और जो आपका परीक्षण जो होगा वो एक सीमित में ही रह जाएगा। यानी कि छात्र जितना सुना, शिक्षक के द्वारा जितना बताया गया उतने ही वो जानकर रह जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं जान पाएगा। नाउ नेक्स्ट कहता है व्यक्ति या समूह की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। व्यक्ति और समूह की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य करता है, यहाँ पर कहता है व्यक्ति या समूह की परीक्षण के उत्तर देने की अनिच्छा, उदासीनता या अनिश्चय की प्रवृत्ति वैधता को प्राय पाठ्यक्रम प्राय क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति या समूह की प्रतिक्रिया, यानी कि देखिए अगर व्यक्ति या समूह की जो प्रतिक्रिया के अंतर्गत यहाँ कहता है कि अगर जो समूह हो जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जाता है, जो उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, उत्तर कब देंगे छात्र, जब वो समझेंगे तब तो देंगे, अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, वो नहीं दे पाएंगे, तो उसमें क्या हो जाती है, उनकी जो प्रवृत्ति क्या हो जाती है, उदासीन हो जाएगी। और जब उदासीन हो जाएगी यानी कि वो जान ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, आपका परीक्षण की वैधता में कमी आती है। नाउ नेक्स्ट कहता है वैधता की गुणांक विधि का प्रभाव। 10वां आपका लास्ट पॉइंट कहता है वैधता गुणांक की विधि का प्रभाव। तो वैधता गुणांक विधि का प्रभाव का मतलब क्या हो जाता है, वैधता गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, अनेकों प्रकार के विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहता है कि अगर हम एक, जैसे यहाँ पर कहता है कि वैधता गुणांक विधि का प्रभाव, अगर वैधता गुणांक विधि को अगर हमको पूर्ण रूप से जान लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, अनेक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे विधि में क्या हो सकता है कि शिक्षक ये जानने का प्रयत्न करें मौखिक रूप से कि छात्र कितना जानते हैं, या हो सकता है लिखित रूप से छात्र लिखने की प्रक्रिया कैसी है, स्पष्ट है, सरल है। यानी कि अलग अलग विधि से वो क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग विधियों से क्या कर सकते हैं, वैधता गुणांक विधि को निकाल सकते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा परीक्षण वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि 10 कारकों को मैंने आपको बताया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।